मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां बस ड्राइवर ने खतरे में लोगों की जान डाल दी। पार्वती नदी के बहते पानी से ही बस को निकालने की कोशिश हुई। तेज पानी की वजह से हादसा हो सकता था और ये वो लापरवाही की तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए राजगढ़ में पानी के सैलाब के बीच में बस को निकालने की कोशिश, बस ड्राइवर ने यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। बहता पानी और पार्वती नदी के बहते पानी से ही बस निकालने की कोशिश की। तो बस ड्राइवर की जानलेवा लापरवाही की ये तस्वीर आपने देखी, जहां लोगों की सांसें अटकी रही, क्योंकि पानी के बीच में से बस निकालने की ये कोशिश लोगों पर भारी पड़ सकती थी। और भारी बारिश के बीच पुणे से बड़ी खबर है। पुणे में 2 मंजिला इमारत गिर गई। भारी बारिश के बाद यह इमारत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। यह खबर आ रही है समय रहते अलर्ट होने के बाद एक बड़ा हादसा टला है। जो लोग अंदर थे, इमारत को खाली करवा लिया गया था। इमारत गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ है, यह जानकारी है। यह देखिए महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग जिले इस वक्त भारी बारिश का सामना कर रहे हैं और पुणे में भी लगातार बरसात हो रही है। और ये 2 मंजिला जो इमारत है बहुत जर्जर हो गई थी। हालांकि इसको खाली करा लिया गया था, लेकिन कैसे ये गिरी है ये तस्वीर है। वहीं किश्तवाड़ में बादल फटने से भीषण तबाही को लेकर खबर है। क्वाड जल विद्युत परियोजना को नुकसान और मलबे में दबी कई गाड़ियां और ट्रक। राहत और मलबा हटाने का काम भी जारी है। तस्वीरें देखिए, जहां इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहां लोगों की कैसे मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पूरे इलाके में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है। पूरा रास्ता इसी कीचड़ और मलबे की वजह से ब्लॉक हो चुका है। हालांकि राहत और बचाव का काम जारी है, क्योंकि घंटों इस पूरे रूट में गाड़ियां इसी तरह से फंसी हुई हैं। और महाराष्ट्र के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में कल सुबह 8 से 10 बजे तक 28.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 61.75 mm और 65.45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 17 उड़ानें रद्द हुई हैं, 5 को डाइवर्ट करना पड़ा है। मुंबई में आज भी स्कूल और कॉलेजेस बंद रखे गए हैं एहतियातन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम है भारी बारिश की वजह से। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक हो, हाईवेज हो, सब प्रभावित है और यहां तक कि फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही हैं, उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं पुणे में भूस्खलन और बाढ़ से 4 लोगों की जान गई है और पुणे में 48 घंटे से ज्यादा देर तक बारिश हुई है। 30 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, जबकि 270 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए कैसे आफत बन गई है, उसकी अलग अलग जगहों से आ रही ये तस्वीरें हैं, जहां देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से पुणे में 48 घंटे से ज्यादा देर तक हुई बारिश में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 270 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। और अब आपको मुंबई के भिवंडी की तस्वीर दिखाते हैं। भिवंडी का 3 बत्ती इलाका जलमग्न हो गया है। दुकानों मकानों में पानी घुस गया है। लोगों को कमर भर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश का पानी दुकानों में घुसने से बड़ी मात्रा में सामान भी लोगों के खराब हुए हैं, जिससे व्यापारियों को भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी आशंका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर नालों की सफाई ना होने के चलते जल निकासी का जो इंतजाम है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से दावा किया गया था कि शहर के 50 से 60% नालों की सफाई हो चुकी है और बाकी काम बरसात से पहले पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन हालात आप देखिए। मौजूदा स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। कई जगहों पर नालों का पानी मेनहोल से उफनकर सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जलभराव की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। और मुंबई के नाला सुपारा में भी ऐसे ही हालात हैं। भारी बारिश की वजह से नाला सुपारा में घुटनों तक पानी भर चुका है। लोग पानी में ही काम करने के लिए घर से कैसे गुजर रहे हैं, उसकी तस्वीर देखिए। जहां ह्यूमन चेन तो लोग नहीं बना सकते, क्योंकि बारिश के बीच उन्होंने छाता पकड़ा हुआ है, लेकिन एक दूसरे के पीछे चलते हुए एक सेफ पैसेज बनाते हुए सभी इस पानी के बीच में से इलाके को कैसे पार कर रहे हैं, ये उसी की तस्वीर है।
और अब आपको मुंबई के उपनगर वसई विरार में भी हालात दिखाते हैं। बहुत ज्यादा यहां पर भी स्थिति खराब है। बारिश का पानी लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा चुका है। संवाददाता शुभम पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से सटे वसई इलाके में, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से पानी जो है वो अभी भी लगा हुआ है। हालांकि बरसात कम हुई है, लेकिन देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये वसई शहर को जोड़ता है। आप देखिए किस तरह से ना कोई गाड़ियां आ रही है ना कोई गाड़ियां जा पा रही है। फिलहाल ये छोटा सा रास्ता था, लेकिन पूरी तरीके से आप इस वक्त देखिए कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि फिलहाल आसमान से आफत की जो बरसात है वो थमी तो हुई है, लेकिन जगह जगह जो पानी भरा है वाकई में लोगों के लिए मुसीबतें बनती जा रही है। जो लोग स्टेशन जाना चाहते थे, अपने कामकाज के लिए जाना चाहते थे, वो फिलहाल अपने घरों में जो है इस वक्त कैद हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से आप अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो घुटनों तक आगे पानी जो है लगा हुआ। काफ़ी निचला इलाका माना जाता है और ठीक बगल में जो आप देखिए कि जो ओपन स्पेस थे उसकी भी पानी जो है वो इस वक्त सड़क पर आ चुकी है। और देखिए चारों तरफ जो आपको नज़ारा दिखेगा कि कोई भी गाड़ियाँ इस तरफ नहीं आ पा रही है। ये वसई शहर को जोड़ता है और वसई से आगे नाला सुपारा विरार की तरफ सड़कें इसी मार्ग से होकर जाती हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है एक बार फिर देखने को मिल रही है। कि मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी तो किया है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है वाकई में एक चिंता का माहौल अभी बना हुआ है। अब महाराष्ट्र के पालघर जिले में बारिश से बिगड़ते हालात की तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश से बाइसर और पालघर मुख्य सड़क में पानी भर चुका है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। वहीं सफाले रेलवे स्टेशन का रेल ट्रैक पूरी तरह पानी में समा गया। समंदर से लगे जलसार गांव के 3 मछुआरे तेज बहाव में बह गए, जबकि नाव की मदद से काफी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला जा सका। सीधे मुंबई का रुख करेंगे। अंधेरी से हमारे सहयोगी जयप्रकाश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही नासिक से विनोद जगदाले, जबकि सूरत से बलदेव सुतार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, दशकों का आपका मुंबई के लोगों के साथ ये अनुभव रहा है। क्या मुंबई के लोगों के लिए ये स्थिति सामान्य हो चुकी है? क्या हम इसे उनका नॉर्मल कहें, या क्या वजह है कि प्रशासन के इंतजामों की हर बार पोल खुल जाती है? क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो मुंबई की बारिश लोगों पर इतनी हावी हो जाती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सालों से यहाँ मुंबई की बरसात को कवर कर रहा हूँ और एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि मुंबई में मुंबईकरों को ये आदत पड़ चुकी है। ये उनको पता है कि बारिश में उन्हें परेशान होना है। बारिश यहाँ पर कोई सुहाना मौसम या पर्यटन के हिसाब से जो यहाँ पर समुंदर है, यहाँ पर सीनरी है, यहाँ पर जंगल है, नेशनल पार्क है, तो घूमने का उनका मन इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ बारिश होते ही सबसे पहला जो डर सताता है वो ये कि वाटर लॉगिंग होगी, डूब जाएंगे, ट्रैफिक होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, पेड़ गिर सकता है। आप देखिए कि मैं 3-4 दिन की मैं बात बताता हूँ। मेन होल के अंदर एक व्यक्ति गिर पड़ता है मोबाइल पर बात करते हुए। आरे कॉलोनी में 4-5 लड़के जाते हैं, उन पर पेड़ गिर जाता है, उसमें एक लड़के की मौत हो जाती है। स्लैब गिरने से एक राहगीर जो बिल्डिंग क्रॉस कर रहा है उसकी मौत हो जाती है। अपने घरों में जो लोग सोए हुए हैं उन पर उनका घर ही गिर पड़ता है और 6 लोगों की मौत हो जाती है। तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं मुंबई में। पिछले 6 दिन में तकरीबन 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ठाणे MMR रीजन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे महाराष्ट्र में 24 लोगों की मौत हुई है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो रत्नागिरी के खेड़ जिले में एक लैंडस्लाइड हुआ है जहां पर 2 लोग उस लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। दोनों को निकालने का काम जारी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आज भी दिन भर जो मौसम है वो जो है ऑरेंज अलर्ट होगा और लगातार जो रुक रुक कर बरसात है वो जारी रहेगी। फिलहाल बरसात थमी हुई है 3-4 घंटे से। ट्रैफिक स्लो है क्योंकि ज्यादातर जो मुंबईकर हैं वो आज भी सड़कों पर नहीं उतरे हैं पिछले 2 दिन से। बिल्कुल जयप्रकाश, तो बीते एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि भारी मुसीबत भी लेकर ये बारिश आई है मुंबईकरों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और इस बीच पुणे की खबर दिखाते हैं। पुणे जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग बारिश की जुड़ी घटनाओं में बह गए। वहीं 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पुणे के आलंदी में इंद्रायणी नदी ने विकराल रूप धारण किया। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को क्रॉस कर गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। अब पुणे के ही खेड़ तहसील के आंबेठाण गांव की तस्वीर, जलभराव की ये तस्वीर।
एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन को राहत और बचाव अभियान के लिए भेजा गया। एनडीआरएफ ने गांव के ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया। उसी वक्त की तस्वीर सामने है। राहत शिविरों तक लोगों को भेजा। पूरे इलाके में बारिश और भूस्खलन के कई केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में पूरे इलाके में बाढ़ जल बचाव यानी FWR अभियान लगातार जारी है और प्रभावित लोगों की सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तले गांव के पास बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे कई किलोमीटर का जाम लग गया। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले यात्रियों को इससे काफी परेशानी हुई। लोग कई घंटों की देरी के बाद अपने घर, ऑफिस, दफ्तर पहुंच पाए। मौसम विज्ञान विभाग ने पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने एहतियातन जुन्नार, खेड़, आंबेगांव, राजगढ़, मोर, मावल और मुल्शी तहसीलों के सभी स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा की है। बड़ी खबर यह है कि नासिक में आधी रात से लगातार तेज बारिश जारी है और नासिक जिले में ही आज रेड अलर्ट लागू है। मौसम विभाग ने 300 mm तक बारिश की चेतावनी भी दी है। IMD ने बादल फटने का भी अलर्ट दिया है, जबकि त्र्यंबकेश्वर के मेटघर किला क्षेत्र से करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एहतियातन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। मंत्री गिरीश महाजन ने देर रात मौके का निरीक्षण किया, जबकि कुछ बांधों से नियंत्रित पानी छोड़ना भी अब शुरू किया गया है। और नासिक से विनोद जगदाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, क्या हालात है नासिक में, क्योंकि खबर ऐसी है कि आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए भी जो इंतजाम है फिलहाल वो अस्थायी तौर पर रोक दिए गए। देखिए, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये मंदिर देख सकते हैं। ये नासिक का त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये मंदिर है और आज इस मंदिर के जो कपाट है वो लोगों के दर्शन के लिए यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। कल ही राज्य सरकार ने सूचना दी थी और उसके बाद कलेक्टर ने भी और SP ने भी बताया था कि आज यहाँ पर नासिक के 5 तहसील में करीब 300 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है, ऐसा अंदाज यहाँ पर बताया गया था, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया था। उसके बाद सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि सप्तशृंगी माता का एक मंदिर है वो भी वहाँ पर बंद रखा गया। इसके बाद ये 5 जो तहसील है, पेठ है, सुरगना है, इगतपुरी है, त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ पर अधिकतर स्कूल कॉलेज सभी यहाँ पर बंद रखे गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के जवानों को भी अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। रात से ही लगातार यहाँ पर बारिश चल रही है। हालांकि मूसलाधार बारिश नहीं है लेकिन लगातार बारिश जारी है। मैं आपको मंदिर के पीछे का एक पहाड़ी का नज़ारा आपको कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए। देखिए, ये वो नज़ारा है, वहाँ पर ऊपर भी ज़्यादा बरसात यहाँ पर हो रही है। फिलहाल अगर बात करें तो नासिक में कुछ जगह पर यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर हालात फिलहाल बिगड़े हुए नहीं नज़र आ रहे। लेकिन हाँ, कि एहतियात के तौर पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर हो या फिर वनिका सप्तशृंगी मंदिर हो, इन दोनों मंदिरों को वहाँ पर बंद रखा गया है। नासिक की अगर बात करें कि नासिक में फिलहाल मौसम यहाँ पर इतना ज़्यादा खराब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियाँ यहाँ पर सतर्क है। यहाँ पर NDRF के जवान भी सतर्क यहाँ पर हैं और दूसरे एजेंसी के भी जवान यहाँ पर सतर्क है। ये देखिए, कुछ लोग यहाँ से दूर दराज इलाकों से दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन बाहर से ही मंदिर के कलश का दर्शन करके यहाँ से वो निकल रहे हैं। मंदिर बंद रखा गया एहतियात के तौर पर। भारी बारिश का अंदेशा यहाँ पर जताया गया है, लेकिन जो फिलहाल जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगता है कि इतनी ज़्यादा बरसात फिलहाल यहाँ पर दिख नहीं रही है। लेकिन जो रात से बरसात हुई, यहाँ पर गिरीश महाजन जो यहाँ पर मंत्री है वो वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने करीब जो निचले लो लाइन इलाके के जो रहने वाले लोग हैं 80 से 100 लोगों को यहाँ से स्थलांतरित कर दिया था। वो भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है नासिक में। बड़ी बात और अच्छी बात यही है कि अलर्ट को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें और सहयोग करें, क्योंकि इसी अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के भी इंतजाम कर रहा है। लेकिन अब गुजरात में भीषण बारिश का कहर देखिए, जहां अमरेली के जाफराबाद तालुका के वढेरा गांव में इतना पानी भर गया कि लोग घरों में ही कैद हो गए। यहां लोगों को बचाने के लिए पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। और अमरेली के राजुला में धातर वड़ी नदी उफान पर है। यहां पर मौजूद एक बांध को भारी बहाव से नुकसान पहुंचा है, जिससे आसपास के गांव वाले बहुत ज्यादा डरे हुए।
अब सूरत में भारी बारिश से बिगड़ते हालात की एक और तस्वीर देखिए। कल सूरत जिले की कामरेज तहसील में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच 154 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि कामरेज के बाद सूरत शहर में 122 mm, वलसाड के पार्डी में 115 और वापी में 111 mm के साथ साथ नाना पौंधा में 110 mm, पाटन के राधनपुर में 107 mm और महिसागर जिले के खानपुर में 98 mm बारिश दर्ज की गई है। हालांकि IMD के मुताबिक आज उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कई जगहों और दक्षिण गुजरात के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी है। सीधे सूरत का रुख करते हैं, बलदेव सुतार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बलदेव, इस हालात, इस अलर्ट को देखते हुए कैसी तैयारी और क्या अपील? गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कल से जिस तरीके से भारी बारिश गिर रही है, दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो दक्षिण गुजरात में वलसाड, वापी, नवसारी और सूरत जिले में भारी बारिश के वजह से कई जगहों पे पानी भरने की जो नौबत आई थी। अभी जिस तरीके से सूरत के जो कोजवे की जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि सूरत तापी नदी है, तापी नदी पे आया कतारगाम और रांदेर को जोड़ते हुए जो कोजवे है, कोजवे ओवरफ्लो हो रहा है, उस यहाँ से पानी जो से तापी नदी में जा रहा है। गुजरात की बात की जाए तो जिस तरीके से हवामान विभाग ने आगाही दी थी कि सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में अभी भारी बारिश गिर सकती है, उसे चलते NDRF टीम और जो स्थानिक प्रशासन है उसको अलग अलग टीमें बना के अलग अलग जो गाँव में अलर्ट किया गया है। जिस तरीके से जो तापी नदी के अलग अलग जो गाँव है, गाँव को भी अलर्ट किया गया है। तापी नदी की जिस तरीके से दृश्य देखने मिल रहे हैं कि कहीं बारिश गिरने से लिए अभी दो कांठे से जो पानी है जो बह रहा है। सूरत की बात की जाए तो सूरत के पांडेसरा, उदना, नवसारी और जो जिस तरीके से रोड पे पानी भरने की नौबत आई थी, स्थानिक प्रशासन की जो बात हो रही थी, प्री मानसून की कामगिरी का जो दावा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं निष्फल हो गया हो, ऐसी जो दृश्यों सामने दिखने मिल रहे थे। सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र के कई गाँव में अभी जो बारिश शुरू है, कई गाँव में कई लोगों को NDRF टीम ने रेस्क्यू किया था, पुलिस की टीम के रेस्क्यू किया गया था। उत्तर गुजरात की बात की जाए तो उत्तर गुजरात के मेहसाणा, पाटन जिले में भारी बारिश की वजह से कई गाँवों में पानी की जो भरने की जो समस्या सामने आई थी। और दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो दक्षिण गुजरात में वलसाड, नवसारी, वापी और सूरत जिले में कामरेज में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। अभी जिस तरीके से देखने मिल रहे हैं सूरत के कतारगाम और रांदेर को जोड़ते हुए जो वीरकम कोजवे है वहाँ से पानी है, पानी का फ्लोर दिखने मिल रहा है, क्योंकि उकाई डैम से कैचमेंट जो विस्तार है, तापी नदी का जो कैचमेंट विस्तार है वहाँ भारी बारिश गिर रही है। उसे चलते तापी नदी में जो नया जो जिस तरीके से दिखने मिल रहा है कि पानी की आवक बढ़ रही है, उससे चलते वीरकम कोजवे ओवरफ्लो की जो दृश्य आपको दिखने मिल रहे हैं। अभी सूरत की बात की जाए तो सूरत और दक्षिण गुजरात की हवामान विभाग ने भी 2 दिन को आगाही दी है और सूरत जिले के कई स्कूलों को छुट्टी भी देने की आदेश प्रशासन ने किया है। बिल्कुल जो सूरत के हालात हैं वो भी इस वक्त काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे, जैसा आपने तस्वीरें दिखाई है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं पहाड़ी इलाकों का। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का असर नजर आ रहा है। धीरे धीरे पहाड़ों पर आफत की आहट सुनाई दे रही है। रात भर भारी बारिश की वजह से चंबा और कुल्लू जिले में कई जगह नुकसान की खबर है। कुल्लू जिले के लारजी सैंज सड़क पर पागल नाले में उफान आने से यातायात प्रभावित हुआ है। ऊंची पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के चलते नाले का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ गया और इससे भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, रूट बंद हो गया। वहीं चंबा जिले के चुरा उपमंडल में पंगोला नाले अचानक से आए उफान के कारण चंबा तीसा रूट बंद हो गया। ये देखिए, अब हिमाचल के ऊना में भारी बारिश के बाद सांखड़ा गांव में बर्बादी का मंजर पसर गया है। रावल और मालन नदियों का पानी सांखड़ा एरिया में आ गया, लोगों के घर और सड़क पर मलबा जमा हो गया। हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी जोरदार बारिश। वहीं मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में सबसे ज्यादा 97 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और इसके बाद कांगड़ा में 74.8 mm, जबकि पालमपुर में 35.4 mm, भरवाई में 34 mm, सराहन में 32.5 mm और रोहड़ू में 30 mm और धर्मशाला में 27.2 mm बारिश दर्ज की गई है। खबर यह है कि आज कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है और चंबा, मंडी और शिमला जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे संख्या 244 को बंद किया गया। कई गाड़ियां मलबे में फंस गई और सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है।
प्रशासन, पुलिस और राहत एजेंसियां की जो टीमें हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत काम में जुटी हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की स्थिति के चलते राहत कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश तबाही मचा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, घरों दुकानों में घुसा पानी, कार पर गिरा पेड़, वसई में हालात खराब। महाराष्ट्र के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और अब ये आसमानी आफत जिंदगी पर भारी है। मुंबई में बारिश का सबसे ज्यादा असर है। यहाँ की सड़कें समंदर बन गई हैं। सबवे में पानी भरा हुआ है। रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। रेल पटरियों पर पानी भर रहा है, जिसका असर लोकल पर पड़ रहा है। लाखों लोग बारिश से प्रभावित हैं। मुंबई के नाला सोपारा में जहां भी नजर डालें वहां पानी ही पानी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाला सोपारा रेलवे स्टेशन के आसपास हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेल की पटरी नजर ही नहीं आ रही है। पालघर में भी बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पानी से भरा हुआ है। ये तस्वीर पालघर के सफाले की है। तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्रैक पर पानी भरे होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही जारी है। अब इस तस्वीर को देखिए, ठाणे के भिवंडी इलाके की है। पूरा इलाका जलमग्न है। शहर का 3 बत्ती इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया है। कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। सब्जी मार्केट की तस्वीरें देखिए, यहाँ घुटने के ऊपर पानी भरा हुआ है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि भगवान राम को चढ़ाए गए पैसों की चोरी की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई अभियुक्तों के नाम भी बताए हैं जिनके खिलाफ चोरी के सबूत मिले। जांच रिपोर्ट में चढ़ावे के पैसों, दूसरी कीमती वस्तुओं की गिनती, लेखा जोखा की प्रक्रिया में भी गंभीर खामियां बताई गई हैं। यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। उससे मिली ये रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई है। भगवान राम को मिले दान की चोरी की गई। 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी के सबूत मिले। कई अभियुक्तों की चढ़ावे की चोरी करने की तस्वीरें भी सामने आई। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस बात पर मुहर लगा दी है कि राम मंदिर को मिले दान की चोरी की गई। यूपी सरकार ने 25 जून को एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजी, जिसमें चढ़ावा चोरी से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताओं का पर्दाफाश किया गया है। एसआईटी ने जब 27 अप्रैल 2026 से 25 जून 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो चढ़ावे की चोरी के कई राज उजागर हुए। जिस कक्ष के दान पात्र को खोला जाता था और चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और रुपए अपने कपड़ों, जूतों, जेबों और दूसरे स्थानों पर छिपाते हुए देखा गया। यही नहीं, कई दान पात्र की नकदी मिलाकर गिनी जाती थी। इसके साथ ही मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड और सत्यापन में भी गंभीर कमियां पाई गई हैं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ऐसे करीब 70 संदिग्ध मामलों को उजागर किया है। जांच में ये भी सामने आया है कि ये चोरी कई दिनों से लगातार चल रही व्यवस्थित प्रक्रिया थी।
रिपोर्ट के मुताबिक गिनती कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया। प्रवेश और निकास के समय कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली गई। उनके निजी सामान पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 लोगों के नाम भी बताए हैं जिनके खिलाफ चढ़ावे की चोरी के सबूत हैं। इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकूल मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्र का नाम शामिल है। जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। अनिल मिश्रा के पास चढ़ावे के पैसों की गिनती और बैंक के साथ समन्वय की सीधी जिम्मेदारी थी। एसआईटी की रिपोर्ट में जांच से पहले ही कुछ कर्मचारियों से लगभग 78,94,000 रुपए की बरामदगी की बात कही गई है। इसके अलावा 4 जून को गिनती कक्ष से लगभग 2.25 लाख रुपए की बरामदगी का जिक्र किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में ये भी है कि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय से अधिक पैसे जमा होने के साथ पैसों के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। इसकी जांच की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। जांच के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, एसओपी के अनुपालन, तलाशी व्यवस्था और उसकी देखरेख में गंभीर लापरवाही रही, जिससे चोरी को रोकने में नाकामी मिली। रिपोर्ट में चांदी के ईंटें और दूसरे बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने संबंधी कई आरोपों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन और रिकॉर्ड को और अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट फिलहाल प्रारंभिक जांच के आधार पर तैयार की गई है। इस मामले की आगे विस्तार से जांच को जरूरी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अयोध्या में भगवान राम के चढ़ावे की चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया। लेकिन ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने चंपत राय की जमकर तारीफ की। चढ़ावे की चोरी से करोड़ों राम भक्तों और उनकी आस्था के साथ धोखा किया गया और इसकी जिम्मेदारी चंपत राय की बनती है। उन्होंने इसी के आधार पर इस्तीफा दिया है, लेकिन अब उनका बचाव भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही नई व्यवस्था भी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चढ़ावा चोरी पर देश भर में जारी हंगामे के बीच लगभग 1 महीने बाद ट्रस्ट की बैठक हुई। इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है, यानी अब दोनों औपचारिक तौर पर ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं। वहीं गोपाल राव को ट्रस्ट से हटा दिया गया है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में तिरुपति मंदिर के मॉडल के आधार पर CEO की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें न्यायपालिका और सेना के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये सदस्य हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश हावड़े। 3 सदस्यीय ये समिति CEO पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी और अपनी सिफारिश ट्रस्ट के सामने रखेगी। ट्रस्ट की बैठक के फौरन बाद अयोध्या के SSP गौरव ग्रोवर को बुलाया गया और ट्रस्ट के तहत जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेरिफिकेशन का निर्देश दिया गया है। मंदिर के भीतर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है और CCTV की सही तरीके से मॉनिटरिंग की बात भी कही गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने ये साफ किया है कि मंदिर में चढ़ावे में मिले सोने चांदी के आभूषण और अन्य वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2800 से अधिक वस्तुओं की लिस्ट पेश की है। दान में मिले रुपयों को पूरा लेखा जोखा पेश किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने चंपत राय को क्लीन चिट देते हुए निष्कलंक बता दिया। चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है
इस परिस्थिति में उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। चंपत राय की तारीफ सिर्फ गोविंद देव गिरी ही नहीं, ट्रस्ट के दूसरे सदस्य दिनेंद्र दास ने भी की। वो हमारे सदस्यों की तरफ से सब संतुष्ट थे, लेकिन समाज में जो गलती बनाए वो मान लिए और इस्तीफा स्वीकार हो गया। चंपत राय ने इस्तीफा दे दी थी, मैं सदस्य लोग स्वीकार कर लिए। मंदिर ट्रस्ट के ही सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब ये कि जब तक कोई नया महासचिव नियुक्त नहीं होता है तब तक महासचिव का कामकाज कृष्ण मोहन ही देखेंगे। मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के वक्त चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे और गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष। ऐसे में किसी तरह की अनियमितता रोकने की जिम्मेदारी इन दोनों की ही बनती थी, लेकिन गोविंद देव गिरी अभी तक कोषाध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और जब वो ट्रस्ट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उसमें चंपत राय की जमकर तारीफ की। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मजबूरी में स्वीकार किया? मुखिया के तौर पर चोरी की जिम्मेदार चंपत राय क्यों नहीं? चंपत की तारीफ क्या राम भक्तों की भावना आहत करना नहीं है? कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी भी अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।